सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शिक्षण एजुवर्स में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग अपने एमसीक्यू सीरीज़ का जो दूसरा चैप्टर है मानव जनन, उसके एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमसीक्यू की सीरीज़ है, तो उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपको कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस प्रेरित होता है तो किस हार्मोन से जो शुक्र जनन है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो प्रेरित होता है? तो एफएसएच हार्मोन जो होता है उससे ये प्रेरित होता है। तो एफएसएच को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। और अगला हमारा ऑप्शन था एमएसएच, फिर था एसीटीएच, फिर था एचसीजी। तो आप लोगों को फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एफएसएच, इधर देखिए ध्यान से, इस पर ध्यान दीजिए। फिट टू स्क्रीन दिखना चाहिए आपको। तो एचसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिसको कहा जाता है वो एचसीजी होता है। दूसरा एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड है आपका एमएसएच जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आता है एसीटीएच जिसको हम कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है एलटीएच जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है आपका एडीएच जिसको हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है आपका एलएच जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और नेक्स्ट है आपका टीएसएच जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म्स है जिससे आप अपनी एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रखें। आते हैं प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन नियंत्रित होता है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें है एलटीएच जिसको हमने देखा था ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है आपका एडीएच, एडीएच यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, तथा एलएच, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, इधर ध्यान दीजिएगा, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा एलएच यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और डी ऑप्शन है आपका एलटीएच तथा टीएसएच द्वारा। एलटीएच फुल फॉर्म होती है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन और टीएसएच अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग दो चीज़ों से प्रभावित होता है, एफएसएच और एलएच द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो बारपिंड या लिंग गुणसूत्र या कैज़मेटा या प्रतिजन। ठीक है। तो सभी आप लोग जानते होंगे कि लिंग गुणसूत्र XX और XY क्रोमोसोम्स जो हमारे होते हैं उनसे हम भ्रूणीय शिशु के लिंग निर्धारण की बात करते हैं। ये बात 2015 में यूपी बोर्ड में आई हुई है। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है? यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, मस्तिष्क, फेफड़ा, रुधिर यानी ब्लड और यकृत यानी लीवर। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा रुधिर से। निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है? तो याद रखिएगा ब्लड से होता है। नेक्स्ट, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? यूपी बोर्ड 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। एमनियन, अपरा या कॉरियन, एलेंटॉइस या यॉर्क सैक। तो याद रखिएगा अपरा या प्लेसेंटा या कॉरियन ही गर्भाशय से ब्लास्टुला के भ्रूण को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा जिसको हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आर्किडेक्टॉमी में शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन। ठीक है। तो शल्य चिकित्सा से आप लोग घबराएंगे नहीं, शुद्ध हिंदी में ऑपरेशन को शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो आर्किडेक्टॉमी में शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस चैप्टर में पूछा भी जाता है, बतौर हेडिंग पूछा जाता है। तो लीवर, वृक्क, अंडाशय या वृषण। तो याद रखिएगा हमारे जो टेस्टिस हैं उनको आर्किडेक्टॉमी द्वारा
ऑपरेशन द्वारा उसको निकाला जाता है। टेस्टिस यानी वृषण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन है। नरों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए अनिवार्य हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टेरोन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो हम सभी लोग जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों में है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है, उनको लाने के लिए उत्तरदायी होता है। रिलैक्सिन स्त्रियों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन पुरुषों का है, लेकिन ये वो हार्मोन नहीं है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता हो। इसमें सबसे ज़्यादा महत्ता टेस्टोस्टेरोन की होती है। तो टेस्टोस्टेरोन इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में महत्वपूर्ण अवयव कौन सा होता है। तो मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में महत्वपूर्ण अवयव कौन सा होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों में होता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन में दिया गया है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन या वृद्धि हार्मोन। तो याद रखिएगा गर्भ निरोधक गोलियों में महत्वपूर्ण अवयव प्रोजेस्टेरॉन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजिंग पदार्थ स्रावित होता है। फर्टिलाइजिंग पदार्थ स्रावित होता है तो एक्रोसोम से, ध्रुव कोशिका से, परिपक्व अंड से या शुक्राणु के मध्य भाग से। तो याद रखिएगा इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा परिपक्व अंड से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों के वृषणों में नर हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है। तो पहला ऑप्शन है लीडिंग की कोशिकाओं से, दूसरा सर्टोली कोशिकाओं से, पूर्व शुक्राणु से या इन सभी से। तो याद रखिएगा इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा लीडिंग कोशिकाओं से, क्योंकि सर्टोली कोशिकाओं का काम पोषण प्रदान करना होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पोषण प्रदान करने का काम होता है। और अगर जहाँ तक टेस्टोस्टेरोन के श्रावण यानी बहने की बात है तो वो लीडिंग कोशिकाओं से होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन लीडिंग कोशिका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आगे हम बढ़ेंगे तो पता चल रहा है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्त्री में निषेचन होता है। तो निषेचन कहाँ होता है। तो सभी बच्चे जानते होंगे कि मानव में जो निषेचन स्थल होता है उसको हम स्थमस संप्यूला संधि स्थल कहते हैं या संकीर्ण पथ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए निषेचन की बात, तो निषेचन यानी टूएन, याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी जो होती है, फेलोपियन ट्यूब यानी जो अंडवाहिनी होती है उसका जो स्थमस का हिस्सा होता है वहाँ पर होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो आप MCQ आसानी से कर पाएंगे। तो गर्भाशय में, योनि में या अंडवाहिनी में या अंडाशय में। तो हमारा अगला जो ऑप्शन है सी वाला वो सही हो जाएगा, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि मानव अंडाशयी चक्र के 28 दिन में अंडोत्सर्ग कितने दिन का होता है। तो अंडोत्सर्ग किस दिन में होता है। तो याद रखिएगा चक्र के 5वें दिन, चक्र के पहले दिन या चक्र के 14वें दिन या 28वें दिन। तो याद रखिएगा इसमें चक्र के 14वें दिन जो हमारा 28 दिन के बाद जो अंडोत्सर्ग का कार्य है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, थ्योरीज अगर आपको अच्छे से पता है तो MCQ के बारे में आप एक एक सॉल्यूशन जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आप चैप्टर की थ्योरी को बाकायदा पढ़ें, क्योंकि अगर आपको थ्योरी ही नहीं पता होगी तो MCQ अगर कुछ नया प्रश्न बना दिया गया या परीक्षक ने कुछ अलग पूछ लिया लेकिन वो मिलता जुलता है आपके कॉन्सेप्ट से, तो हो सकता है आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए थ्योरी आप पहले ही तैयार कीजिए, उसके बाद आप MCQs की तैयारी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कॉर्टिकल हार्मोन उदाहरण हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कॉर्टिकल हार्मोन उदाहरण हैं। यूपी बोर्ड 2008 से 14 में पूछा गया प्रश्न। पहला ऑप्शन है लिपिड के, दूसरा ऑप्शन है स्टेरॉइड के, तीसरा है लेसिथिन के और चौथा है मोम के। तो याद रखिएगा स्टेरॉइड के उदाहरण माने जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कॉर्टिकल हार्मोन ये पुरुषों का होता है और स्टेरॉइड इन सभी को जो है वो प्रेरित कर देता है। ठीक है, या इनकी मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि श्रावण इसका अधिक करता है। स्टेरॉइड वैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न इस सीरीज़ का, इस चैप्टर का है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन जिसको कहा जाता है,
इम्प्लांटेशन स्त्री में जो होता है, अंतरोपण किस समय भ्रूण के किस अवस्था में होता है? तो 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मॉरूला अवस्था में होता है, ब्लास्टुला अवस्था में होता है, गैस्ट्रुला अवस्था में होता है या न्यूरुला अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा, ब्लास्टुला यानी भ्रूण की परिवर्धित अवस्था जो होती है उसको हम ब्लास्टुला कहते हैं, और ब्लास्टुला अवस्था में ही अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हमारी ये जो श्रृंखला है वो समाप्त होती है यहाँ पे इस चैप्टर की। अगला चैप्टर जो 3rd है उसके बारे में हम एमसीक्यू जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एमसीक्यू के साथ साथ अपनी थ्योरी पे फुल कमांड रखते हैं तो आपको एमसीक्यू चाहे एग्जामिनर कहीं से भी बना दे, आप उसका उत्तर दे सकेंगे। यदि आपको थ्योरी नहीं पता है और आप एमसीक्यू के ही भरोसे बैठे हैं कि मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको थ्योरीज़ पर अधिक ध्यान देना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि चैप्टर वाइज आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों लगाने हैं। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो में को अंत करता हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ जहाँ इसी एमसीक्यू सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर की बात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।